इससे पहले क्लासेस के अंदर हमने टाइप ऑफ लेजन के बारे में डिस्कस किया था, अल्सरेटिव लेजन डिस्कस किया था, उसमें हाइपरप्लास्टिक लेजन भी डिस्कस किया था और कंबाइंड टाइप। तो ये जो टाइप्स हैं हम वन बाय वन डिस्कस कर रहे हैं। तो अगर हाइपरप्लास्टिक लेजन की हम बात करें, हाइपरप्लास्टिक लेजन जो हम कह रहे हैं इसका मतलब है यहाँ हाइपरप्लेशिया की कंडीशन डेवलप होगी, यहाँ ग्रोथ डेवलप होगा। तो ये अगर हाइपरप्लास्टिक लेजन के अंदर बात करें तो यहाँ फाइब्रोब्लास्टिक रिएक्शन होता है, यानी फाइब्रोब्लास्ट का एबनॉर्मल डिपोजिशन होगा, यानी इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस कहीं भी होता है। मैंने ऑलरेडी बताया कि वियर एंड टीयर को रिप्लेस करने वाला स्ट्रक्चर क्या है, फाइब्रोब्लास्ट है, फाइब्रोसिस इंड्यूस करता है। तो फाइब्रोब्लास्ट अपीयर होगा, वो फाइब्रोसिस इंड्यूस करेगा, फाइब्रोसिस इंड्यूस करेगा। तो खास तौर से हाइपरप्लास्टिक लेजन इस वजह से बनता है कि वहाँ फाइब्रोब्लास्ट का एबनॉर्मल डिपोजिशन हो रहा है, यानी फाइब्रोसिस हो रही है। क्लियर है? तो हाइपरप्लास्टिक लेजन के अंदर फाइब्रोब्लास्टिक रिएक्शन होगा और कहाँ होगा, सबम्यूकोजा के अंदर होगा या सबसिरोसा के अंदर होगा। म्यूकोजा के नीचे का स्ट्रक्चर सबम्यूकोजा कहलाएगा, उसके नीचे होगा या सिरोसा के नीचे का जो लेयर होगा सबसिरोसा के अंदर। और इसी एबनॉर्मल फाइब्रोब्लास्ट डिपोजिशन की वजह से या फाइब्रोसिस इंड्यूस होने की वजह से थिकनिंग डेवलप होती है बॉवेल वॉल के अंदर, यानी जो इंटेस्टिनल वॉल होगी उसके अंदर थिकनिंग डेवलप होती है। तो हाइपरप्लास्टिक लेजन जो डेवलप होगा या हाइपरप्लास्टिक टाइप ऑफ इंटेस्टिनल ट्यूबरक्लोसिस की कंडीशन में इंटेस्टिनल लूप के अंदर थिकनिंग डेवलप होती है। थिकनिंग क्यों डेवलप होती है, उसके पीछे रीजन यही है कि फाइब्रोब्लास्टिक रिएक्शन डेवलप होता है। फाइब्रोब्लास्टिक रिएक्शंस की वजह से ब्लास्ट अपीयर होगा, जिसकी वजह से फाइब्रोसिस इंड्यूस होगी। तो फाइब्रोब्लास्ट के अपीयरेंस की वजह से एबनॉर्मल फाइब्रोसिस होती है, एबनॉर्मल फाइब्रोसिस होती है। ब्लास्टिक रिएक्शन होता है, वहां सिर्फ फाइब्रोब्लास्ट का डिपोजिशन होगा और इसी फाइब्रोब्लास्ट के डिपोजिशन की वजह से इंटेस्टिनल लूप के अंदर थिकनिंग डेवलप होगी। क्लियर है? तो इंटेस्टिनल ट्यूबरक्लोसिस की वो कंडीशन जिसमें हाइपरप्लास्टिक लेजन बनेगा, वहां थिकनिंग होगी किसके अंदर, इंटेस्टिनल वॉल के अंदर, इंटेस्टिन के वॉल के अंदर थिकनिंग होगी। क्लियर है? तो फर्स्ट फाइंडिंग ये है कि थिकनिंग होगी, साथ साथ में लिम्फ नोड इनलार्जमेंट होगा। तो यानी जो भी ड्रेनिंग लिम्फ नोड होगा उस इंटेस्टिनल लूप के अंदर जहां इस तरह का लेजन बना है, उस लिम्फ नोड के अंदर इनलार्जमेंट होगा, यानी जो ड्रेनिंग लिम्फ नोड होगा वो क्या होगा, इनलार्ज्ड होगा। इसके अलावा नोडुलर मास फॉर्मेशन होता है, जब इनलार्जमेंट होगा, इस तरह के लिम्फ नोड की इन्वॉल्वमेंट होगी, वो इनलार्ज होगा, तो उस इनलार्जमेंट की वजह से एक नोडुलर स्वेलिंग डेवलप हो जाती है जो रिसेंबल करती है किसी ट्यूमर से, यानी एक ट्यूमर लाइक स्वेलिंग डेवलप हो जाएगी। इसी ट्यूमर लाइक स्वेलिंग की अपीयरेंस की वजह से हाइपरप्लास्टिक टाइप ऑफ द ट्यूबरक्लोसिस की कंडीशन में हाइपरप्लेशिया डेवलप होता है, यानी वहां थिकनिंग भी होगी और ग्रोथ भी डेवलप होगा। ठीक है? इसकी इंसिडेंस की अगर हम बात करें तो 10% ये कॉमन है। ठीक है? ये लेस वायरोलेंट है। वायरोलेंट का मतलब क्या है कि एक दूसरे से इन्फेक्ट होने के चांसेस या इसके अंदर सीवियरिटी क्या हो सकती है, लेस हो सकती है। ठीक है? तो लेस वायरोलेंट है और एडिक्वेट होस्ट रेसिस्टेंट जहां होगा वहीं ये कंडीशन देखी जाती है। यानी जनरली हमने डिस्कस किया था कि ट्यूबरक्लोसिस उन लोगों में डेवलप होती है जिनकी इम्यूनिटी लो है, पर ये जो हाइपरप्लास्टिक टाइप ऑफ द ट्यूबरक्लोसिस की कंडीशन है ये उन लोगों में डेवलप होगा जिनकी इम्यूनिटी अच्छी है, होस्ट डिफेंस बहुत अच्छे हैं, यानी वहाँ इम्यूनिटी कंप्रोमाइज नहीं है। तो यंग लोगों के अंदर होगा, जो वेल नरिश्ड लोग हैं उनमें डेवलप होगा, यानी ऐसे इंडिविजुअल जिनकी डाइट बहुत अच्छी है, माल नरिशमेंट की कोई कंडीशन नहीं है, उनमें ये कंडीशन डेवलप होती है। क्लियर है? और ये कंडीशन हाइपरप्लास्टिक टाइप ऑफ द लेजन जो ट्यूबरक्लोसिस का है वो कहाँ डेवलप होता है, सिकल पार्ट के अंदर। इसके अलावा अगर इसकी हम बात करें इसकी कंटिन्यूएशन में, तो यहाँ एक्सटेंसिव क्रोनिक इन्फ्लामेशन होगा। तो ऑलरेडी हमने डिस्कस किया, क्रोनिक इन्फ्लामेशन होगा तभी फाइब्रोसिस इंड्यूस होगी। बॉवेल एडेजन फॉर्म होता है, इसी इन्फ्लामेटरी प्रोसेस के वजह से एडेजन बनता है, तो बॉवेल एडेजन हो सकता है। नोडल इनलार्जमेंट होगा, लिम्फ नोड का इनलार्जमेंट होगा, और ये नोडल इनलार्जमेंट ऑफन प्रेजेंट करता है मास इन द राइट इलियक फोसा। तो राइट इलियक फोसा चूंकि वो टर्मिनल इलियम का पोर्शन है या इलियोसिकल जंक्शन का पोर्शन है जो राइट इलियक फोसा के अंदर मैनिफेस्ट होता है एज ए फॉर्म ऑफ मास इन द राइट इलियक फोसा। तो हाइपरप्लास्टिक जो लेजन जो हम डिस्कस कर रहे थे ट्यूबरक्लोसिस की कंडीशन में, राइट इलियक फोसा के अंदर एक मास डेवलप होता है और ये क्लिनिकल प्रेजेंटेशन होता है इस तरह की ट्यूबरक्लोसिस की। क्लियर? यहाँ पे कैजिएशन जो एक ट्यूबरक्लोसिस की कंडीशन में एक फाइंडिंग होती है, कैजिएशन होता है, कैजिएशन वेल मार्क्ड नहीं होता, ये कॉमन नहीं है। लिम्फ नोड, जैसे लिम्फ नोड का कैजिएटिव टाइप और लिम्फ नोड के अंदर कैजिएटिव टाइप ऑफ द नेक्रोसिस डेवलप होती है, ट्यूबरक्लोसिस की एक खास फाइंडिंग है, पर इस टाइप के अंदर कैजिएशन कॉमन नहीं है।
यानी हाइपरप्लास्टिक लेजन जहां बनता है वहां कैजेशन कॉमन नहीं है, कैजेशन टाइप ऑफ द नेक्रोसिस यहां कॉमन नहीं है। ठीक है, जब मास प्रेजेंट होगा, जैसे हम यहां डिस्कस कर रहे हैं हाइपरप्लास्टिक कंडीशन ट्यूबरक्लोसिस की, इसमें मास प्रेजेंट होगा, मास फॉर्म होगा, और मास मैंने ऑलरेडी बताया किसके वजह से होगा, फाइब्रोसिस इंड्यूस होने के वजह से होता है, लिम्फ नोड के इनलार्जमेंट के वजह से होगा। तो ऐसी कंडीशन में सब एक्यूट इंटेस्टिनल ऑब्स्ट्रक्शन की कंडीशन डेवलप होगी। यानी जब स्वेलिंग इंटेस्टाइन के अंदर स्वेलिंग डेवलप होगी, वो इंटेस्टिनल लूप को ब्लॉक कर देगा, इंटेस्टिनल लूप की जो ल्यूमेन हो उसको ब्लॉक करेगा। तो ऐसी कंडीशन में सब एक्यूट इंटेस्टिनल ऑब्स्ट्रक्शन की कंडीशन डेवलप होगी। तो इंटेस्टिनल ऑब्स्ट्रक्शन वो कंडीशन है जिसमें ल्यूमेन ब्लॉक होता है। तो यहाँ चूंकि वॉल के अंदर एक ग्रोथ डेवलप होता है हाइपरप्लास्टिक लेजन के फॉर्म में, वो ल्यूमेन को ब्लॉक कर देगा, ल्यूमेन को ब्लॉक करेगा। तो ऐसी कंडीशन में सब एक्यूट इंटेस्टिनल ऑब्स्ट्रक्शन के फीचर्स डेवलप होंगे। क्लियर है? ठीक है। प्राइमरी इंटेस्टिनल ट्यूबरक्लोसिस, ये खासतौर से प्राइमरी टाइप ऑफ, यानी हाइपरप्लास्टिक लेजन जो फॉर्म होगा, ये प्राइमरी तौर पर जो लेजन बनता है या जो इन्फेक्शन होता है इंटेस्टाइन के अंदर ही होता है। यानी सेकेंडरी टाइप ऑफ ये ट्यूबरक्लोसिस नहीं है, यानी डायरेक्टली यहाँ इंजेक्शन होगा इन्फेक्टेड कंटेंट का या मिल्क का, जो इंजेक्शन होगा वो डायरेक्टली इंटेस्टाइन को अफेक्ट करेगा। प्राइमरी लेजन इंटेस्टाइन के अंदर ही होगा। सेकेंडरी टाइप ऑफ ट्यूबरक्लोसिस की कंडीशन नहीं देखी जाती है। ठीक है, यहाँ प्राइमरी फोकाई नहीं होता लंग्स के अंदर, जैसे ऑलरेडी मैंने बताया कि प्राइमरी तौर पर इन्फेक्शन इंटेस्टाइन के अंदर ही इसकी शुरुआत होती है। क्लियर है? एक और टाइप है जो 4 टाइप हमने डिस्कस किया था, अल्सरो या अल्सरो हाइपरप्लास्टिक। ये 30% इसके चांसेस हैं कि अल्सर भी बने और हाइपरप्लास्टिक लेजन भी बनेगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे क्लिनिकल फीचर्स की, यानी क्लिनिकल फीचर्स ट्यूबरक्लोसिस, इंटेस्टिनल ट्यूबरक्लोसिस की कंडीशन में क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन क्या होगा वो हम डिस्कस करेंगे। तो क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन में सबसे कॉमन कंडीशन है एब्डोमिनल पेन का। ठीक है, तो क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन क्या होगा इंटेस्टिनल ट्यूबरक्लोसिस का? एब्डोमिनल पेन का। और पेन की सीवियरिटी या पेन का नेचर डिफरेंट हो सकता है। ठीक है, तो पेन एब्डोमिनल पेन इंटेस्टिनल ट्यूबरक्लोसिस का कॉमन क्लिनिकल प्रेजेंटेशन है। 90% केसेस के अंदर जो क्लिनिकल प्रेजेंटेशन होता है वो किसका होता है? एब्डोमिनल पेन का। अब इसमें पेन होगा डल इन नेचर होगा अगर मेजेंट्रिक ट्यूबरक्लोसिस है। अगर मेजेंट्री की इन्वॉल्वमेंट होगी तो जो एब्डोमिनल पेन होगा डल इन नेचर होगा, यानी यहाँ सीवियरिटी नहीं होगी, डल पेन होगा। कोलिकी पेन हो सकता है अगर इंटेस्टिनल टाइप है, यानी जो लेजन बन रहा है वो कहाँ बन रहा है या ट्यूबरक्लोसिस की कंडीशन कहाँ देखी जा रही है? इंटेस्टाइन के अंदर। तो इंटेस्टिनल टाइप ऑफ ट्यूबरक्लोसिस की कंडीशन में पेन जो होगा कोलिकी नेचर होगा। अगर मेजेंट्री के अंदर इन्वॉल्वमेंट है, मेजेंट्री के अंदर ट्यूबरक्लोसिस की कंडीशन डेवलप हो रही है, तो वो डल पेन के साथ होगा। किन लोगों में ज्यादा कॉमन है? तो एज ग्रुप ये कॉमन है, 25 से लेकर 50 ईयर एज ग्रुप है जो कॉमन है। ये कॉमन एज ग्रुप है जिसके अंदर इंटेस्टिनल ट्यूबरक्लोसिस की कंडीशन देखी जा सकती है। जेंडर वाइज डिस्ट्रीब्यूशन की हम बात करें तो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होता है। एनीमिया डेवलप हो सकता है। लॉस ऑफ वेट ये भी एक क्लिनिकल फीचर है 80% केसेस के अंदर। डायरिया का क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन होता है 10 to 20% इंडिविजुअल्स के अंदर। फीवर होगा 50 to 70% इंडिविजुअल्स के अंदर। तो ट्यूबरक्लोसिस के जो क्लिनिकल फाइंडिंग्स हैं, जो अदर क्लिनिकल फाइंडिंग है, वो उनके साथ साथ ये क्लिनिकल फाइंडिंग होगी इंटेस्टिनल ट्यूबरक्लोसिस की कंडीशन में। क्लियर है? नेक्स्ट हम बात करेंगे मास इन द राइट इलियक फोसा, जो हमने डिस्कस किया था, जो खास तौर से हाइपरप्लास्टिक लेजन बन रहा था जिसके अंदर जहां मास डेवलप हो रहा था राइट इलियक फोसा के अंदर, उसकी क्या फाइंडिंग होगी? तो 35% केसेस के अंदर ये फाइंडिंग होती है कि मास डेवलप होता है राइट इलियक फोसा के अंदर। मास जो होगा हार्ड होगा, नोडुलर होगा, नॉन मोबाइल होगा, ठीक है, नॉन टेंडर होगा। और यहाँ इम्पेयर्ड रेजोनेंट, यानी नॉर्मल कंडीशन में इंटेस्टाइन क्या होती है? रेजोनेंट होती है। तो अगर रेजोनेंट क्यों होती है? उसके अंदर एयर भी प्रेजेंट है, जिसके वजह से एयर की प्रेजेंस के वजह से इंटेस्टाइन जो होती है रेजोनेंट होती है। और अगर नोडुलरिटी डेवलप हो गई, कोई ग्रोथ डेवलप हो गया इंटेस्टाइन के अंदर, तो वो रिप्लेस हो जाएगा, वो रेजोनेंट रिप्लेस हो जाएगा डल नोड से। ठीक है, तो जो मास होगा, अगर ट्यूबरकुलर मास अगर डेवलप हो रहा है राइट इलियक फोसा के अंदर, तो पहली कंडीशन तो ये मास हार्ड होगा, हार्ड इन कंसिस्टेंसी होगा, नोडुलर होगा, नॉन मोबाइल होगा, नॉन टेंडर होगा, साथ साथ में रेजोनेंट नोट जो कैरेक्टरिस्टिक फाइंडिंग होती है इंटेस्टाइन की, वो एबनॉर्मली वो अब डल नोट में कन्वर्ट हो जाएगा।
और यही डल और ये फाइंडिंग जो हम डिस्कस कर रहे थे कि हार्ड मास होगा, नोडुलर मास होगा, नॉन मोबाइल मास होगा, ये सिमिलर फाइंडिंग है किससे? कार्सिनोमा की क्लिनिकल फाइंडिंग है। तो ये मिमिक कर सकता है कार्सिनोमा ऑफ द सीकम के साथ। तो हाइपरप्लास्टिक टाइप ऑफ द ट्यूबरकुलोसिस या हाइपरप्लास्टिक लेजन जिस ट्यूबरकुलोसिस की कंडीशन में डेवलप होगा, उसमें क्लिनिकल प्रेजेंटेशंस ऐसे होंगे जो मिमिक कर सकते हैं कार्सिनोमा ऑफ सीकम से। ठीक है, इसके अलावा सब एक्यूट ऑब्स्ट्रक्शंस के फीचर्स मिल सकते हैं या सब एक्यूट ऑब्स्ट्रक्शन डेवलप हो सकता है, तो ये क्लिनिकल फाइंडिंग हो सकती है। नेक्स्ट हम बात करें इलियोसिकल ट्यूबरकुलोसिस की, तो इलियोसिकल ट्यूबरकुलोसिस एसोसिएटेड होता है एडिनोकार्सिनोमा ऑफ द सीकम के साथ या लार्ज बोवेल लिम्फोमा के साथ, HIV के साथ। तो इलियोसिकल ट्यूबरकुलोसिस कई बार एसोसिएटेड होता है इन सिमिलर कंडीशन से या इन कंडीशन से। तो वो कंडीशन जो एसोसिएटेड कंडीशन हो सकती है, जो एसोसिएटेड हो सकती है, वो है एडिनोकार्सिनोमा ऑफ द सीकम, लार्ज बोवेल लिम्फोमा, HIV। कई बार इलियोसिकल ट्यूबरकुलोसिस ये कॉज होता है किसके लिए? इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन के लिए। तो 20% केसेस के अंदर इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन डेवलप होता है किसकी वजह से? इलियोसिकल ट्यूबरकुलोसिस की वजह से। डिफरेंशियल डायग्नोसिस की हम बात करेंगे, कौन कौन सी कंडीशन है जिसमें सिमिलर प्रेजेंटेशन होगा और उन कंडीशन से डिफरेंशिएट करने की जरूरत है। तो फर्स्ट कंडीशन है कार्सिनोमा ऑफ द सीकम। ऐसे ही एमीबोमा की कंडीशन है, वहां स्वेलिंग डेवलप हो सकती है, उससे डिफरेंशिएट करेंगे। एपेंडिकुलर मास है, उससे डिफरेंशिएट करेंगे। एपेंडिकुलर मास की कंडीशन में भी स्वेलिंग कहाँ डेवलप होती है? राइट लेग फोसा के अंदर। एक्टोपिक किडनी है, राइट साइड एक्टोपिक किडनी है, तो उसमें सिमिलर प्रेजेंटेशन हो सकता है, उससे डिफरेंशिएट करेंगे। रेट्रोपेरिटोनियल कोई ट्यूमर डेवलप हो रहा है, उसमें सिमिलर प्रेजेंटेशन हो सकता है, तो उस कंडीशन से भी डिफरेंशिएट करेंगे। लिम्फ नोड मास है, उससे डिफरेंशिएट करेंगे। श्वास सेप्सिस है, श्वास सेप्सिस भी मेजॉरिटी ऑफ द कंडीशन में डेवलप होता है ट्यूबरकुलर इन्फेक्शन के नतीजे में, तो श्वास सेप्सिस से डिफरेंशिएट करेंगे। क्रोन्स डिजीज है, इसमें भी सिमिलर प्रेजेंटेशन हो सकता है, इस वजह से इस कंडीशन से हम डिफरेंशिएट करेंगे। इस इमेज में आप देखें इलियोसिकल एंड मेजेंटिक ट्यूबरकुलोसिस है। मेजेंटिक ट्यूबरकुलोसिस का ये एरिया है और यहाँ भी आप लेजन देख सकते हैं, ये इलियोसिकल, यानी इस इमेज के अंदर इलियोसिकल ट्यूबरकुलोसिस भी है और मेजेंटिक ट्यूबरकुलोसिस भी है, यानी मेजेंटिक की भी इन्वॉल्वमेंट है इसके अंदर। इन्वेस्टिगेशंस की हम बात करेंगे, कौन कौन से इन्वेस्टिगेशन है जिसकी हम हेल्प ले सकते हैं इस कंडीशंस को डायग्नोज करने के लिए। तो इसमें हम चेस्ट एक्सरे करा सकते हैं। चेस्ट एक्सरे का मकसद हमारा होता है प्राइमरी फोकाई, प्राइमरी लेजन, जो प्राइमरी फोकस है उसको आइडेंटिफाई करना। नेक्स्ट इन्वेस्टिगेशन मॉन्टॉक्स टेस्ट हम करा सकते हैं या इंड्यूरेशन देखते हैं। ट्यूबरकुलिन टेस्ट हम यहाँ करते हैं, उसमें हम इंजेक्ट करते हैं। इंजेक्ट करने के बाद हम 24 आवर के बाद, 48 आवर के बाद और 72 आवर के बाद रीडिंग लेते हैं। इंड्यूरेशन या फॉर्मनेस कितनी है उसको हम मेजर करते हैं। 10 mm से ज़्यादा अगर फॉर्मनेस है, इंड्यूरेशन है, तो बेसिकली पॉजिटिव इंडिकेशन है। कई बार फॉल्स नेगेटिव या फॉल्स पॉजिटिव रिजल्ट आ सकता है, तो हम उन कंडीशंस को हम ध्यान में रखते हुए इसकी रीडिंग, अगर हाईली पॉजिटिव है, अगर मॉन्टॉक्स टेस्ट हाईली पॉजिटिव है, मोर देन 15 mm अगर इंड्यूरेशन है, तो ये सजेस्टिव है किसके लिए? ट्यूबरकुलोसिस के लिए। तो मॉन्टॉक्स टेस्ट कराएंगे। इसके अलावा एलाइजा करा सकते हैं। एलाइजा 90% कंडीशन में ये हेल्पफुल हो सकता है। ऐसे ही हम सफ़ा करा सकते हैं। सफ़ा इज बेसिकली सॉल्युबल एंटीजन फ्लोरेसेंट एंटीबॉडी टेस्ट होता है, जो 80% कंडीशन में ये इस टेस्ट की मदद से आप डायग्नोज कर सकते हैं। ऐसे सीरम IgG लेवल हम एस्टिमेशन कर सकते हैं। ESR जनरली इस तरह के इन्फेक्शन के अंदर बढ़ा हुआ होता है, तो क्रोनिक इन्फेक्शन कोई भी होगा वहाँ ESR बढ़ा होगा। तो ESR सिग्निफिकेंटली बढ़ा हुआ है, तो ऐसी कंडीशन में आपको हिंट्स मिल सकता है डायग्नोसिस की तरफ। नेक्स्ट हम बात करेंगे और कौन सी इन्वेस्टिगेशन है। तो इसमें रेडियोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशंस की हम बात करेंगे, तो जिसमें USG हम करा सकते हैं। USG कराने का हमारा मकसद होता है, ट्यूबरकुलोसिस के बाद एसाइटिस की कंडीशन डेवलप हो सकती है। ट्यूबरकुलोसिस इंटेस्टाइन की है, वो पेरिटोनियम को इन्वॉल्व करेगा। पेरिटोनियम के इन्वॉल्वमेंट के बाद फाइनली वहाँ एसाइटिस की कंडीशन डेवलप हो सकती है, तो एसाइटिस भी डेवलप होता है। तो USG एब्डोमेन हम कराते हैं, उसके कई मकसद हैं, जिसमें एक मकसद हमारा है एसाइटिस को आइडेंटिफाई करना। सिकल थिकनिंग है, वो हमने डिस्कस किया था। हाइपरप्लास्टिक लेजन जहाँ बनेगा वहाँ सिकम के वॉल के अंदर, इंटेस्टिनल वॉल के अंदर थिकनिंग डेवलप होती है। तो अगर USG की मदद से आप थिकनिंग देख रहे हैं, तो ये आपको डायग्नोसिस के टूवर्ड्स लेके जाता है, या आपको हिंट करता है कि इसकी पॉसिबल डायग्नोसिस क्या हो सकती है, ट्यूबरकुलोसिस हो सकती है। नोडल स्टेटस को देख सकते हैं, लिम्फ नोड इन्लार्जमेंट है या अदर ऑर्गन की इन्वॉल्वमेंट है, तो वो भी आप देख सकते हैं USG की मदद से।
नेक्स्ट प्लेन एक्सरे एब्डोमेन हम करा सकते हैं। प्लेन एक्सरे एब्डोमेन की इंपॉर्टेंस इसकी अलग है। खास तौर से अगर प्लेन एक्सरे एब्डोमेन की बात करें तो प्रेजेंटेशन कुछ इस तरह का है, जिसमें फीचर्स इस तरह क्लिनिकल फाइंडिंग के साथ आ रहा है जो सजेस्ट कर रहा है किसको, इंटेस्टिनल ऑब्स्ट्रक्शन को। तो इंटेस्टिनल ऑब्स्ट्रक्शन की कंडीशन या उसमें सिमिलर प्रेजेंटेशन है पेशेंट्स के अंदर, तो आप एक्सरे की हेल्प ले सकते हैं डायग्नोसिस एस्टेब्लिश करने के लिए। अब फाइंडिंग क्या होगी एक्सरे की मदद आप क्यों लेंगे, तो एक्सरे में जो फाइंडिंग होगी बेसिकली जो सजेस्ट करेगा इंटेस्टिनल ट्यूबरकुलोसिस को वो है कैल्सिफिकेशन। तो एक्सरे जो एब्डोमेन एक्सरे आप कराते हैं खास तौर से उन कंडीशन में जहां पेशेंट ऐसे क्लिनिकल प्रेजेंटेशन के साथ आ रहा है जो शो कर रहा है कि पेशेंट को इंटेस्टिनल ऑब्स्ट्रक्शन है, तो उसमें फाइंडिंग क्या होगी, कैल्सिफिकेशन। कैल्सिफिकेशन कहाँ हो सकता है, कैल्सिफाइड लेजन हो सकता है बॉवेल के अंदर, ठीक है, लिम्फ नोड के अंदर, लिवर के अंदर, यहाँ कैल्सिफिकेशन हो सकता है। परफोरेशन ये रेयर कॉम्प्लिकेशन है, परफोरेशन जनरली इंटेस्टिनल ट्यूबरकुलोसिस के अंदर नहीं होता है पर पॉसिबल है। अगर परफोरेशन होगा तो यहाँ गैस अराउंड द डायफ्राम या गैस अंडर डायफ्राम की फाइंडिंग हो सकती है, यानी क्लाउडी अपीयरेंस दिखाई देगा डायफ्राम के नीचे। वो क्यों दिखाई देता है, उसके पीछे रीजन ये है कि अगर इंटेस्टिनल परफोरेशन हुआ है तो जो भी गैस वहाँ प्रेजेंट है फर्मेंटेशन के नतीजे में गैस की एक्टिविटी होती है, गैस की प्रॉपर्टी होती है, वो अगेंस्ट द ग्रेविटी मूव करता है। अगेंस्ट द ग्रेविटी मूव करने के वजह से जो गैस लीक होगा परफोरेशन के नतीजे में फाइनली डायफ्राम के अलोंग आके इकट्ठा हो जाएगा। जब ऐसी कंडीशन में आप एक्सरे कराओगे तो एक क्लाउडी अपीयरेंस दिखाई देगी अलोंग द डायफ्राम, जिसको बोलते हैं गैस शैडो अंडर द डायफ्राम। तो ये क्लिनिकल फाइंडिंग होगी जो एक्सरे की मदद से आप देख सकते हैं इंटेस्टिनल ट्यूबरकुलोसिस की कंडीशन में जहां परफोरेशन हो गया। तो परफोरेशन चाहे इंटेस्टिनल ट्यूबरकुलोसिस के नतीजे में हो, परफोरेशन चाहे ड्यूडेनल परफोरेशन हो या इंटेस्टिनल परफोरेशन हो, हर परफोरेशन की कंडीशन में एक्सरे की मदद से आप जो फाइंडिंग देख सकते हैं वो गैस अंडर डायफ्राम का होगा और फ्लूइड एयर लेवल भी मिलता है। फ्लूइड खासतौर से कहां मिलेगा, गर्डल्स के अंदर। नेक्स्ट जो इन्वेस्टिगेशन जिसकी हेल्प आप ले सकते हैं वो है कोलोनोस्कोपी। कोलोनोस्कोपी हम क्यों करेंगे, तो कोलोनोस्कोपी बेसिकली हम इस वजह से करेंगे कि ये वैल्यूएबल टूल हो सकता है कार्सिनोमा को रूल आउट करने में, ठीक है। ये इजीएस्ट भी है, साथ साथ में मोस्ट डायरेक्ट विजुअलाइजेशन होता है यहाँ डायग्नोसिस में। तो कोलोनोस्कोपी में क्या क्या चीज़ें होती हैं जो हम जिसकी फाइंडिंग होगी, जिसकी हेल्प पे आप डायग्नोसिस एस्टेब्लिश कर सकते हैं। तो अगर कोलोनोस्कोपी ये शो कर रहा है म्यूकोजल नोड्यूल्स हैं, म्यूकोजा के अंदर नोड्यूल्स है या अल्सर है, तो ये इंडिकेटिव है किसके लिए, इंटेस्टिनल ट्यूबरकुलोसिस के लिए। ऐसे ही सिकल एरिया के अंदर या इलियल स्ट्रक्चर फॉर्म हुआ है, ये इंडिकेटिव है इंटेस्टिनल ट्यूबरकुलोसिस के लिए। डिफॉर्म्ड इलियोसिकल वाल्व है, अगर वो डिफॉर्म हुआ है तो ये भी इंडिकेटिव है किसके लिए, इंटेस्टिनल ट्यूबरकुलोसिस के लिए। म्यूकोजल एडिमा है या सूडोपोली फॉर्म हुआ है या कई बार डिफ्यूज कोलाइटिस की कंडीशन है, तो ये सारी फाइंडिंग आप कोलोनोस्कोपी की मदद से देख सकते हैं। अगर ये फाइंडिंग कोलोनोस्कोपी के बाद आपको मिल रही है तो ये सजेस्टिव है किसके लिए, इंटेस्टिनल ट्यूबरकुलोसिस के लिए। बायोप्सी करा सकते हैं, तो बायोप्सी खास तौर से आप कराने का मकसद यही होता है कि डायग्नोसिस को कंफर्म करना। तो लेजन किस तरह का बना हुआ है, चाहे कार्सिनोमेटस लेजन है, अल्सरेटिव लेजन है, हाइपरप्लास्टिक लेजन है, लिम्फ नोड है, हर चीज़ आप बायोप्सी की मदद से टिश्यू रिसीव करेंगे। टिश्यू रिसीव करने के बाद उसकी हिस्टोपैथोलॉजिकल स्टडी होती है, उससे चीज़ें क्लियर हो जाती है कि नॉर्मल टिश्यू है या अबनॉर्मल टिश्यू है। एबनॉर्मल है तो किस तरह का लेजन है, बेनाइन लेजन है, क्रॉनिक लेजन है, मैलिग्नेंट लेजन है या कोई और कंडीशन है। तो बायोप्सी आप ले सकते हैं, टिश्यू कल्चर और पीसीआर की आप हेल्प ले सकते हैं। तो ये कुछ इन्वेस्टिगेशन है जिसकी आप हेल्प ले सकते हैं। इसके अलावा अगर ये भी डायग्नोस्टिक नहीं होता या इससे आपको डायग्नोसिस एस्टेब्लिश नहीं होती, जो भी इन्वेस्टिगेशन हमने कन्वेंशनल इन्वेस्टिगेशन की जहाँ तक हमने बात करी है, अगर उससे भी डायग्नोसिस एस्टेब्लिश नहीं होता, आप डाउटफुल हैं, तो ऐसी कंडीशन में एक न्यू टेक्नोलॉजी है जिसको बोलते हैं कैप्सूल इंडोस्कोपी। जनरली हम इंडोस्कोपी रिजिड टाइप ऑफ द इंडोस्कोपी या जो फ्लेक्सिबल इंडोस्कोपी होती है वो करते हैं या कोलोनोस्कोपी करते हैं। उससे कई बार खासतौर से अगर हिडन कॉज है या हिडन लेजन है तो वो नहीं दिख पाता। तो ऐसी कंडीशन में हम कैप्सूल इंडोस्कोपी यानी कैप्सूल फॉर्म में एक डिवाइस होती है जिसको इंजेस्ट किया जाता है और वो उसके साथ कैमरा अटैच्ड होता है और फाइनली वो विजुअलाइजेशन और इमेज प्रोड्यूस करता है और फाइनली वो जो कोलोन का एरिया है वहाँ से बाहर फीकल कंटेंट के थ्रू बाहर आ जाता है। तो इस तरह के इंडोस्कोपी को हम बोलते हैं कैप्सूल इंडोस्कोपी। तो ये यूजफुल हो सकता है खास तौर से स्मॉल इंटेस्टिनल लेजन के अंदर, यानी लेजन किस तरह का है, स्मॉल इंटेस्टिनल लेजन है, वहाँ आप
इंडोस्कोपी या क्लोनोस्कोपी की मदद से आप उसको डायग्नोज नहीं कर सकते। पेशेंट में सिम्टम है फिर भी आपको आपकी डायग्नोसिस एस्टेब्लिश नहीं हो रही, ऐसी कंडीशन में आप कैप्सूल इंडोस्कोपी की हेल्प ले सकते हैं। तो कैप्सूल इंडोस्कोपी हेल्पफुल हो सकता है ऐसे लेजन के अंदर जहां स्मॉल लेजन्स हैं, ठीक है, क्लियर है, या डिफिकल्ट केसेस हैं जहां डायग्नोसिस एस्टेब्लिश करना मुश्किल हो रहा है, वहां आप कैप्सूल इंडोस्कोपी की हेल्प ले सकते हैं। एफएनएसी करा सकते हैं, पाल्पेबल मास है तो उसकी एफएनएसी करा सकते हैं। लेप्रोस्कोपी ये भी एक बेहतर टूल हो सकता है डायग्नोसिस के लिए। तो लेप्रोस्कोपी की मदद से हम स्मॉल ओपनिंग बनाते हैं और वहाँ से टेलीस्कोप को इंसर्ट करेंगे और एब्डोमेन की पूरी विजुलाइजेशन आप कर देते हैं। तो विजुलाइजेशन में पॉसिबिलिटी क्या होती है, एक्सपोजर बेहतर होता है और आप लिम्फ नोड के स्टेटस देख सकते हैं, इंटेस्टिनल लूप के अंदर कोई थिकनिंग है वो देख सकते हैं, मास कोई प्रेजेंट है वो देख सकते हैं, एसाइटिस की कंडीशन है वो देख सकते हैं। तो वो सारी फाइंडिंग आपको मिल सकती है लेप्रोटमी की मदद से, लेप्रोस्कोपिक विजुलाइजेशन की मदद से। इसके अलावा ट्रांस एब्डोमिनल पेरिटोनोस्कोपी हम कर सकते हैं, या पेरिटोनियम को हम स्कोप के थ्रू देखेंगे तो वही मेथड हमारा होता है। यहाँ इंडोस्कोप या टेलीस्कोप जिसको हम लेप्रोस्कोप बोल रहे थे, तो ट्रांस एब्डोमिनल पेरिटोनियोस्कोपी हम कर सकते हैं। यहाँ विजुलाइजेशन होगा, विजुलाइजेशन किस तरह का होगा, पेरिटोनियल कैविटी का होगा, इंडोस्कोप की मदद से हम करेंगे। स्मॉल इंसिजन दिया जाता है, यानी अगर आप एब्डोमेन को एक्सप्लोर करना चाह रहे हैं तो एक्सप्लोर करने की कंडीशन में ओपन सर्जरी करेंगे तो लार्ज स्कार बनेगा। अगर आप ट्रांस पेरिटोनियल या ट्रांस एब्डोमिनल पेरिटोनोस्कोपी करते हैं तो वहाँ स्मॉल स्कार से आप का जो मकसद है एब्डोमेन को एक्सप्लोर करना वो पॉसिबल है। तो इसका बेनिफिट यही होता है कि स्मॉल स्कार से आप एब्डोमेन को एक्सप्लोर कर लेते हैं। इसके अलावा सेकंड बेनिफिट ये हो सकता है कि आप अगर एसाइटिक फ्लूइड है उसको कलेक्ट करना चाह रहे हैं, स्पिरिट नहीं करके आप उसको यहाँ से कलेक्ट कर सकते हैं और उसकी एनालिसिस कर सकते हैं। एनालिसिस के बाद आपकी डायग्नोसिस एस्टेब्लिश हो सकती है। इसके अलावा बायोप्सी भी आप रिसीव कर सकते हैं। तो बायोप्सी जनरली हम ट्रू कट नीडल या इस तरह के नीडल्स का इस्तेमाल करते हैं। तो अगर ट्रांस एब्डोमिनल पेरिटोनोस्कोपी आप कर रहे हैं तो वहाँ बायोप्सी भी रिसीव कर सकते हैं। बायोप्सी के लिए जो टिश्यू होगा या फ्लूइड होगा वो आप रिसीव कर सकते हैं। तो ओमेंटम की बायोप्सी कर सकते हैं, पेरिटोनियम की बायोप्सी कर सकते हैं, लिम्फ नोड की बायोप्सी आप कर सकते हैं। ऐसे ही सस्पेक्टेड एरियाज जहाँ लेजन बना हुआ है उसकी भी आप बायोप्सी के लिए जो टिश्यू होगा रिसीव कर सकते हैं ट्रांस एब्डोमिनल पेरिटोनोस्कोपी की मदद से। एसाइटिक फ्लूइड होगा वो कलेक्ट होगा और एनालिसिस के लिए भेज सकते हैं। इसके अलावा जो अदर इन्वेस्टिगेशन है, जो हायर इन्वेस्टिगेशन है, वो है एब्डोमिनल सीटी स्कैन कर सकते हैं। बेहतर टूल हो सकता है, रिलायबल भी है। पीसीआर एसेज हम कर सकते हैं, ठीक है। और इसके अलावा डीएनए पीसीआर भी हम कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर 1 to 2 ऑर्गेनिज्म आइडेंटिफाई हो रहा है या 8FG मायोबैक्टीरियम डीएनए आइडेंटिफाई हो रहा है तो ये डायग्नोसिस है किसके लिए, इंटेस्टिनल ट्यूबरक्लोसिस के लिए। इसके अलावा स्टूल कल्चर आप करा सकते हैं। स्टूल कल्चर फॉर AFV कराएंगे तो अगर वहाँ ऑर्गेनिज्म ग्रो कर रहा है, ऑर्गेनिज्म आइडेंटिफाई हो रहा है तो ये भी डायग्नोस्टिक है। इसके अलावा ब्लाइंड परक्यूटेनियस निडल पेरिटोनियल बायोप्सी भी हम कर सकते हैं। और ये एक डिवाइस होती है जिसकी हम मदद लेते हैं, इसको बोलते हैं कॉप्स या अब्राहम निडल की मदद से हम करते हैं। एक निडल होती है जिसके थ्रू हम ये करते हैं प्रोसीजर। एसाइटिक टैपिंग हम कर सकते हैं। उसके बाद जो फ्लूइड होगा उसकी एनालिसिस करेंगे, उससे डायग्नोसिस हो जाएगी। इसके अलावा एंटीकॉड फैक्टर एंटीबॉडीज एस्टिमेशन होता है और ये बेसिकली एंटीकॉड फैक्टर एंटीबॉडी हम क्रोन्स डिजीज को डिफरेंशिएट करने के लिए। तो क्रोन्स डिजीज की जहां अगर आपकी पॉसिबिलिटी लग रही है कि इंटेस्टिनल ट्यूबरक्लोसिस भी है, क्रोन्स डिजीज है, वहां आप डिफरेंशिएट करना चाह रहे हैं तो आप इस इन्वेस्टिगेशंस की हेल्प ले सकते हैं जिसका नाम है एंटीकॉड फैक्टर एंटीबॉडी। इसके अलावा बायोकेमिकल एनालिसिस हम कर सकते हैं। तो बायोकेमिकल एनालिसिस के अंदर हम क्या देखते हैं, प्रोटीन देखते हैं और एडीए देखते हैं। एडीए यानी एडिनोसिन डाई अमीनेज एक्टिविटी इसकी जो होती है, तो एडीए लेवल और इसके अलावा इंटरल्यूकिन्स। तो ये बायोकेमिकल एनालिसिस है। बायोकेमिकली यानी इन मार्कर्स को आप आइडेंटिफाई कर रहे हैं, उनका लेवल एक सर्टेन लेवल होता है हमारे ब्लड के अंदर, हमारे बॉडी के अंदर, अगर उससे बढ़ा हुआ है तो ये हेल्पफुल हो सकता है किसकी डायग्नोसिस के लिए, ट्यूबरक्लोसिस की डायग्नोसिस के लिए। तो खास तौर से जो एडीए है वो मोर स्पेसिफिक है फॉर द डायग्नोसिस ऑफ इंटेस्टिनल ट्यूबरक्लोसिस। इसकी सेंसिटिविटी भी ज़्यादा है, इसकी स्पेसिफिसिटी भी ज़्यादा है। सेंसिटिविटी की अगर हम बात करें इस मार्कर की तो 95 से लेकर 98% है।
तो इसकी सेंसिटिविटी भी ज़्यादा है और इसकी स्पेसिफिसिटी भी ज़्यादा है। यानी अगर सिंगल इन्वेस्टिगेशन आपसे कोई पूछे कि इंटेस्टिनल ट्यूबरकुलोसिस के लिए, वो क्या है? एडीए एस्टिमेशन। इसी वजह से जब भी हम एसाइटिस टैपिंग करते हैं, उसकी एडीए एनालिसिस भी कराते हैं, उसकी केमिकल एनालिसिस तो कराते हैं, साथ साथ में एडीए भी हम एस्टिमेशन कराते हैं। एडीए की वैल्यू कर हम बात करें, अगर 30 इंटरनेशनल यूनिट पर लीटर से ज़्यादा है अगर एसाइटिक फ्लूइड के अंदर, तो ये डायग्नोस्टिक है किसके लिए? ट्यूबरकुलोसिस के लिए। अगर सीरम वैल्यू की हम बात करें, अगर 40 इंटरनेशनल यूनिट पर लीटर से ज़्यादा है तो ये सिग्निफिकेंट है। यानी अगर इससे ज़्यादा है एडीए वैल्यू एसाइटिक फ्लूइड के अंदर, तो ये इंडिकेटिव है किसके लिए? ट्यूबरकुलोसिस के लिए। ऐसे ही अगर 40 इंटरनेशनल यूनिट पर लीटर अगर इसके अंदर है, सीरम लेवल इसका है, तो ये सिग्निफिकेंट है, यानी ये पॉजिटिव टेस्ट माना जाएगा। ऐसे ही गामा इंटरल्यूकिन्स 2 टाइम मोर, अल्दो हम ये कर सकते हैं 2 टाइम मोर एक्सपेंसिव है एज कंपेयर टू एडीए, तो ये भी एक टेस्ट है गामा इंटरल्यूकिन्स एस्टिमेशन भी, पर ये मोर एक्सपेंसिव है। तो बेहतर इन्वेस्टिगेशन इंटेस्टिनल ट्यूबरकुलोसिस की डायग्नोसिस के लिए वो हो सकता है एडीए एस्टिमेशन। एडीए एस्टिमेशन हम एसाइटिक फ्लूइड के अंदर कर सकते हैं, एडीए एस्टिमेशन हम सीरम लेवल पे कर सकते हैं। ये लेप्रोस्कोपिक व्यू है जहां पे आप यहाँ फ्लूइड देख रहे हैं, एक स्ट्रॉ कलर फ्लूइड यहाँ देख सकते हैं। ये बेसिकली एसाइटिक फ्लूइड है जो ट्यूबरकुलोसिस के नतीजे में डेवलप हुआ है। इसके वैल्यू की अगर हम बात करें तो सीरम एडीए जो खास तौर से ये सिग्निफिकेंट है 54 यूनिट पर लीटर अगर ये है। ऐसे ही एसाइटिक फ्लूइड का जो डायग्नोस्टिक अगर हम क्राइटेरिया की हम बात करें तो 33 इंटरनेशनल यूनिट अगर है तो ये भी है। इनका एक रेशियो भी निकाला जाता है, वो रेशियो यानी एडीए का रेशियो किसके अंदर? सीरम के अंदर, और एडीए का रेशियो एसाइटिक फ्लूइड के अंदर अगर रेशियो कितना होना चाहिए? मोर देन 0.985 अगर है तो ये डायग्नोस्टिक है। इसके अलावा एक और टेस्ट है जिसको बोलते हैं बैकटेक्ट MGIT ग्रोथ कल्चर्स, ठीक है। इसमें बेसिकली ऑर्गेनिज्म को ग्रो किया जाता है। तो ग्रोथ कल्चर्स की हम बात करें तो इसमें मायोबैक्टीरियम की ग्रोथ की जाती है। ये ट्यूब कल्चर सिस्टम है, ट्यूब के अंदर कल्चर कराया जाता है इसके अंदर। अगर इसमें एक डिवाइस इस्तेमाल की जाती है, इसको बोलते हैं मिडल ब्रोक ब्रोथ का इस्तेमाल किया जाता है, और इसका बेस जो बना होता है सिलिकॉन से बना होता है। तो अगर यहाँ ऑर्गेनिज्म आइडेंटिफाई हो रहा है तो ये भी डायग्नोस्टिक है किसके लिए? ट्यूबरकुलोसिस के लिए। इसके अलावा हम एसाइटिक फ्लूइड की अगर हम बात करें, एसाइटिक फ्लूइड के अंदर क्या क्या कंपोनेंट होगा जो इंडिकेटिव होगा किसके लिए? ट्यूबरकुलोसिस के लिए। तो अगर प्रोटीन लेवल कितना है? मोर देन 2.5 ग्राम पर DL है, तो ये इंडिकेटिव है किसके लिए? ट्यूबरकुलोसिस के लिए। ऐसे सीरम एसाइटिक फ्लूइड की अगर हम बात करें, यहाँ एल्बुमिन लेवल जो होगा लेस देन 1.1 होगा, तो ये सेकंड क्राइटेरिया है किसके लिए? ट्यूबरकुलोसिस के लिए। लिम्फोसाइट्स का प्रेजेंट होना, इसकी प्रेवलेंसी ये शो करता है इसको, इंटेस्टिनल ट्यूबरकुलोसिस को, ठीक है। इसके अलावा AFB यानी एसिड फास्ट बेसिलाई अगर एसाइटिक फ्लूइड के अंदर प्रेजेंट है, अगर सीन होता है, तो ये भी पॉसिबिलिटी को बढ़ा देता है ट्यूबरकुलोसिस की। और ये लेस देन 3% केसेस के अंदर AFB पॉजिटिव होता है एसाइटिक फ्लूइड का। हर केस के अंदर पॉजिटिव नहीं होगा, कुछ ही केसेस होंगे जिसके अंदर AFB फॉर एसाइटिक फ्लूइड पॉजिटिव होगा। तो जो मेजर क्राइटेरिया है वो प्रोटीन का और एल्बुमिन का, ठीक है। कॉम्प्लिकेशन से कुछ है, ऑब्स्ट्रक्शन डेवलप होगा, माल एब्जॉर्प्शन हो सकता है, ब्लाइंड लूप सिंड्रोम डेवलप हो सकता है, डिसेमिनेटेड ट्यूबरकुलोसिस की कंडीशन डेवलप हो सकती है, फीकल फिस्टुला फॉर्म हो सकता है, कोल्ड एब्सेस फॉर्मेशन, हेमरेज, परफोरेशन, ये अल्दो रेयर कॉम्प्लिकेशन है, ये भी हो सकता है।